बारिश आज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब आसमान पर बादल गरजे तो उसके साथ ही बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई। लेकिन वो नाजुक हसीना बारिश में उछलती हुई खूब मज़े कर रही थी। पूरा शरीर भीग चुका था। सफ़ेद रंग की शिफॉन की शर्ट उसके शरीर से चिपक रही थी और मैं बड़े आराम से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उसे देख रहा था। शायद उसे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं उसे देख रहा हूँ, वरना वो कभी भी यूं इस बारिश में नहीं नहाती। दोनों हाथ फैलाए वो आसमान की तरफ देख रही थी। पानी की बूंदें जहाँ तहाँ उसके शरीर पर गिर रही थीं। मेरी नज़रें वहीं वहीं टिक जाती थीं। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके पास आने लगा। मुझे बारिश में भीगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन निहारिका को देखकर मेरे जज्बात बेकाबू से होने लगे। मैं चलता चलता उसके करीब आया और अगले ही पल उसे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। मेरे इतने करीब आने पर वो एक पल के लिए चौंकी, घबरा कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, रितेश, ये क्या कर रहे हो? तुम कब उठे? मुझे तो लगा तुम सो रहे हो। मुझे देखकर वो थोड़ी बेचैन हुई थी, शर्माने लगी, अपने हाथों से अपने शरीर को ढकने लगी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी, लेकिन मैं तो उसके होंठों से लेकर गर्दन और फिर नीचे तक जहाँ जहाँ मेरा मन कर रहा था उसे देख रहा था। वो घबराई हुई अपने सीने पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी, मैं जा रही हूँ। और फिर वो अंदर भाग कर जाती, उससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कहने लगा, इतनी जल्दी भी क्या है, रुको, मैं तो अभी आया हूँ, मेरे साथ भी थोड़ा एंजॉय कर लो। मेरे शब्द सुनकर निहारिका ने मुझे पलट कर देखा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा। उसने अविश्वास से मुझे देखा और फिर हैरानी से बोली, रितेश, तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। वो अपना हाथ झटक कर जाने ही लगी थी कि मैंने उसका हाथ जोर से अपनी ओर खींचा। वो एकदम आकर मेरे सीने से लग गई थी। उसका शरीर मेरे गर्म शरीर से टकराया तो जैसे आग भड़क उठी। उसका शरीर मेरे शरीर से टकराना था कि मुझ पर खुमारी छा गई। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर गीले बालों की लटे को पीछे करना चाहा, लेकिन अगले ही पल वो जैसे करंट खाकर मुझसे दूर हो गई। कहने लगी, रितेश, तुम्हें क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें तो लगता है कि कोई भूत चढ़ गया है। उसने ये बात हंसते हुए कही थी। शायद वो बात को मजाक समझ रही थी, लेकिन मैं गुस्से से कहने लगा, क्यों? क्या तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना अच्छा नहीं लग रहा? मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है मैं उसे अभी सच में कर दिखाना चाहता हूँ। देखो ना, मौसम कितना अच्छा है, रोमांटिक है। अगर थोड़ा बहुत हम बहक भी जाएं तो इसमें गलत क्या है? इतना कहकर मैंने उसे दोनों बाहें फैलाकर अपनी बाहों में ले लिया और जैसे ही अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया, उसकी आवाज़ में बेबसी उतर आई थी। कहने लगी, ये क्या तरीका है रितेश? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? छोड़ो मुझे। उसने मुझे खुद से दूर धकेल दिया। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वो घबराई हुई और असमंजस में मुझे देख रही थी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसके साथ ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मेरा ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। आखिर निहारिका को एक ऐसा सबक सिखाना था जो वो जिंदगी भर याद रखती। मैंने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाना शुरू कर दिए और अगले ही पल मैं उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। इतना करीब कि हमारे दिल की धड़कनें एक ही लय पर धड़कने लगी थीं। हमारी सांसें आपस में घुलने मिलने लगी थीं। उसका भीगा शरीर मेरी बाहों में था और मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। और फिर निहारिका भी खुद के जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई थी। कुछ ही देर बाद निहारिका भी मेरी मोहब्बत के जादू भरे स्पर्श से बहकने लगी थी। उसके हाथों की पकड़ मेरी कमर पर मजबूत हो चुकी थी। मैं इससे आगे खुद को संभाल नहीं सकता था और फिर अगले ही पल रितेश, मैंने कहा था ना कि ये लड़की अच्छी नहीं है। तुम्हें लगता था ये सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुमने हमारे साथ इसको दूर रखा। हमें गलत समझते रहे, लेकिन देखो, जिसे तुम पत्नी बनाने के सपने देख रहे हो वो यहाँ 4 लड़कों के बीच में बैठी है। मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से मुझे बताया, जबकि मेरी नज़रें सामने उस दृश्य पर टिकी हुई थीं। मैं गुस्से से इतना भड़क गया था कि मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। सामने ही कैंटीन में निहारिका टेबल पर बैठी थी। उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ था और 4 लड़कों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं जानता था कि वो चारों ही कितने घटिया और ठरकी टाइप के थे। निहारिका इन चारों लड़कों के बीच में हंस हंस कर बातें कर रही थी और ये देखकर मैं गुस्से से बेताब हुआ था। मेरे दोस्त जतिन ने कहा कि तुम बहुत ही संस्कारी और नेक लड़के हो। तुम्हारे माँ बाप को मैं जानता हूँ।
अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद की लड़की ऐसे 4 आवारा लड़कों के बीच बैठी है और वो उसे कुत्तों की तरह भूखी नज़रों से देख रहे हैं, तो वो भी तुम्हें उसी के साथ घर से निकाल देंगे। मेरा दोस्त मेरे दिमाग को धोने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और निहारिका के पास जाने लगा। उसके बाल खुले थे और उसने हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था। वो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। मैं उसे दुनिया की खराब नज़रों से बचाना चाहता था, जबकि वो पागल हर किसी पर अंधा विश्वास कर लेती थी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। उसे मेरे सामने देखकर उसकी आंखों में बदहवासी छा गई। वो तुरंत टेबल से उठी। तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अरे बैठो ना, कहाँ जा रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है? तुम इस रितेश से इतना डरती क्यों हो? अरे घबराओ मत, हम दोस्त तुम्हारे पास हैं, तो रितेश को भाव क्यों देती हो? हर समय वो तुम्हारा बाप बनने की कोशिश करता है। उस लड़के की 3rd क्लास भाषा मुझे उस समय जहर लग रही थी। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके साथ ना लड़ूं, क्योंकि पिछली बार झगड़े में मुझे 2 महीने के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था। अगर इस बार भी ऐसा होता तो मेरा सेमेस्टर रद्द हो जाता। लेकिन निहारिका मुस्कुराई और फिर सामने लड़के को कहने लगी, अरे यार क्या हो गया है? क्यों हर वक्त तुम दोनों एक दूसरे को काटने के लिए तैयार रहते हो? रितेश भी मेरा अच्छा दोस्त है, तुम सब मिलजुल कर रहा करो। उनकी नज़रों में मैंने देखा कि जब निहारिका मेरी ओर हुई तो वो लोग निहारिका की कमर को भूखी नज़रों से देख रहे थे। मैं उनकी आंखें निकाल देना चाहता था। मैंने निहारिका का हाथ पकड़ लिया और वहाँ से ले जाने लगा। चारों लड़के पीछे हंस रहे थे और आवाज़ें दे रहे थे, निहारिका, इस पुरानी सोच रखने वाले आदमी को छोड़ दो। पता नहीं इसके दिल और दिमाग में तुम्हारे लिए क्या चलता है। देखना, एक दिन तुम्हें बंदी बना लेगा और तुम अपनी ज़िंदगी जी भी नहीं सकोगी। उन लोगों की बातें सुनकर निहारिका भी बोल पड़ी, रितेश ये क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं, आखिर वो भी मेरे दोस्त हैं। फिर तुम क्यों जलते हो उनसे? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठकर बात भी नहीं कर सकती? क्या तुम यही चाहते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी ही रह जाऊं और कोई दोस्त ना बनाऊं? देखो, मैं बोरिंग ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे एंजॉय करना है और खुश रहना है। जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे ही वो भी मेरे दोस्त हैं। निहारिका की बात सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ गया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, अच्छा वो तुम्हारे दोस्त हैं? कभी तुमने उनकी नज़रें देखी हैं? वो तुम्हें कैसी भूखी नज़रों से देखते हैं? निहारिका, तुम कोई बच्ची नहीं हो। मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम प्ले ग्रुप में मेरे साथ बैठा करती थीं। शुरू से लेकर अब तक मैं तुम्हारी हर बात से जानकार हूँ। तुम मासूम हो, भुलक्कड़ हो। तुमने केवल दुनिया वालों का प्यार देखा है, लेकिन मैं अच्छी और बुरी बात से जानकार हूँ। क्या तुम उन लड़कों की नज़रें नहीं देखती? मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें गलत नज़रों से देखे। तुम मानो या ना मानो, तो मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। यही कहता हूँ कि जिन लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है वो भी तुम्हें इज्जत की नज़र से देखें। जहाँ मुझे लगेगा तुम्हें किसी तरह का खतरा है, मैं तुम्हें वहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारी रक्षा करना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। मैं निहारिका को यही समझा रहा था, लेकिन निहारिका ने मेरी आंखों में झांक कर कहा कि वो लड़के ठीक ही कहते हैं। पता नहीं क्यों तुम हर समय मेरे बाप बने रहते हो। मेरे माँ बाप ने कभी इतनी पाबंदियाँ नहीं लगाई जितनी तुम लगाते हो। मैंने बेबसी से निहारिका को देखा और कहा, देखो तुम जो चाहे करो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लड़कों से दूर रहो, ये अच्छे नहीं हैं। अगर तुम्हें दोस्ती करनी है, एंजॉय करना है, तो तुम लड़कियों से दोस्ती करो, उनके साथ बैठो, लेकिन इन लड़कों के साथ नहीं। मेरी बात सुनकर निहारिका गुस्से से भड़क गई। उसने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और कहने लगी, तो तुम भी लड़के हो, मुझे तुमसे भी दूर रहना चाहिए। निहारिका ने मेरी बेइज्जती की और मैं बार बार उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत है, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं थी। मैंने भी कह दिया कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। तुम्हारा जो दिल करे वो करो। जिन लड़कों के साथ उठना है, बैठना है, उनके साथ उठो बैठो, लेकिन कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो मेरे पास मत आना। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया और उस वक्त निहारिका ने भी मुझे नहीं रोका था। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर चला आया। निहारिका कहाँ थी, घर कैसे जाएगी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी बाइक दौड़ाते हुए घर पहुँचा था। घर में कदम रखा तो सामने ही रामू काका ने घबराते हुए मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, छोटे साहब आप आ गए, आपके लिए क्या लाऊं? पानी पियेंगे या फिर जूस? मैं इतना गुस्से में था कि गुस्से में अपना बैग वहीं फर्श पर पटक दिया और कहने लगा, जहर ले आओ मेरे लिए और खिला दो मुझे। घर में दाखिल होने की देर होती है कि तुम्हारे सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं। क्या तुम्हें इसीलिए इस घर में रखा गया है कि मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दो? मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा था। मेरे खौफ से इस घर के सारे नौकर ही डरते थे। लॉन्ज में बैठी हुई सपना, जो कि मेरी माँ की खास नौकरानी थी और अक्सर पूरे मोहल्ले के किस्से मेरी माँ को आकर सुनाया करती थी,
मुझे देखकर तो उसने माँ के पैर दबाने भी छोड़ दिए थे और चुपचाप उठकर मुझे नमस्ते करते हुए वहाँ से जाने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा था। मेरी नरमी, मेरी मिन्नतें और मेरा नरम लहजा तो सिर्फ और सिर्फ निहारिका के लिए था, जबकि इसके अलावा बाकी लोग मेरी असली हकीकत जानते थे। मेरे साथ उलझने वालों का मैं क्या हाल करता था, ये सिर्फ मैं ही जानता था। जब मेरी माँ ने मुझे इतना गुस्से में देखा तो वो उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, क्या हुआ रितेश, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या किसी से लड़कर आए हो? मैंने सिर झटक कर कहा, नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। और प्लीज़ अपने नौकरों को कह दीजिए कि बार बार आकर दरवाजे पर दस्तक न दें। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूँगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। फ्रेश हुआ और आकर बिस्तर पर गिर गया। दिल और दिमाग के बीच अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। बार बार यही सोचता कि निहारिका मेरी गुलाम तो नहीं, वो जो चाहे करे, जिसके साथ चाहे बैठे, मुझे क्यों बेवजह उस पर सख्ती करता हूँ? उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो भी करे, जिसके साथ बैठे, मुझे क्या तकलीफ़ है? मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन फिर मेरा दिल अगले ही पल तड़प उठा। मैं निहारिका को बचपन से जानता था। वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। शुरू से ही हमने एक साथ पढ़ाई की थी, एक साथ खेले थे और अब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। वो मुझसे सिर्फ कुछ ही महीने छोटी थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन अभी तक मैंने अपने जज्बातों को प्यार का नाम नहीं दिया था। निहारिका ने भी तो आज तक मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया था। उसे तो शरारतों से ही फुर्सत नहीं थी। पहले सिर्फ मैं ही उसकी ज़िंदगी में था, मैं ही उसकी पहली प्राथमिकता था। लेकिन अब जब से वो कॉलेज गई थी, उसके नए दोस्त बन गए थे। वो मेरे साथ वक्त गुजारती ही नहीं थी और ये बात मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। इसी की वजह से ये लड़के उस पर गंदे गंदे जुमले कसते थे तो मेरी उससे लड़ाई भी हो जाती। एक बार तो मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया गया था और ऐसे मौके पर मेरे बाबा ने भी मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी भी गलत मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अगर तुम गलत हो तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। मैं यूं ही बिस्तर पर उल्टा सीधा लेटा सो गया था। मेरी आंख तब खुली जब मुझे कोई जोर से धक्का मारते हुए उठा रहा था। मेरी कमर में दर्द की टीस सी उठी। गहरी नींद में था। जब धक्के खाते देखकर हड़बड़ाकर उठा तो देखा निहारिका मेरे पास मेरे बिस्तर पर मौजूद थी और मुझे ही देख रही थी। उसने मेरा पसंदीदा हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। कहने लगी, कितना सोते हो, चलो बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने उसे कड़ी नज़रों से घूरा और कहा, मुझे नींद आ रही है और प्लीज़ मेरा इतना करीब मत आया करो, दूर हटो मुझसे। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका मेरे करीब आना, मुझे छूना अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ एक हद तक। जब वो और ऐसे लड़कों के साथ भी करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे जलन महसूस होती थी। मैं निहारिका को कभी बता ही नहीं पाया कि मैं उसके लिए कैसे जज्बात रखता हूँ। मेरे इतना कहने पर भी उस पर कोई असर नहीं था, बल्कि वो मेरे और भी ज़्यादा करीब हो गई। इतना करीब कि मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। वो मेरे सीने पर हाथ रखकर कहने लगी, क्यों ना तुम्हारे करीब हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे जिगर हो, मेरी जान हो। तुम जो मर्जी कह लो, मैं तुमसे दूर नहीं होने वाली। इतना कहकर वो मेरी गर्दन में अपनी बाहें डाल चुकी थी और मेरे साथ चिपक चुकी थी। उसका ऐसा करने पर मेरे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ चुका था, लेकिन मैंने उसे एहसास नहीं होने दिया। वो कहने लगी, देखो वे सब अच्छे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि अगर तुम्हें वो बुरे लगते हैं तो वो सच में बुरे हैं। उन्होंने मुझसे आज तक कभी बदतमीजी नहीं की, मुझे हमेशा एक अच्छी दोस्त समझा है। अब मैं भी उन्हें दोस्त ही समझती हूँ, लेकिन हाँ, जितने तुम मेरे करीब हो उतने वो नहीं। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं चुपचाप उसकी हर बात सुन रहा था। वो मुझे बाहर ले आई थी, उसके कहने पर ही मुझे अपना मूड ठीक करना पड़ा। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। हमारे दोनों घरों का आपस में अच्छा आना जाना था। मेरे साथ अगर निहारिका मौजूद होती तो उसके माँ बाप को कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें हम दोनों पर विश्वास था। हम दोनों ही कैफ़े में बैठे एक दूसरे से बातों में मगन थे कि तभी वहाँ पर हमारे कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियाँ आ गए। उन्होंने दूर से ही हमें देखकर हाथ हिलाया और बस फिर क्या था, निहारिका का सारा ध्यान एक बार फिर से उन लोगों की तरफ हो गया। वो मुझे छोड़कर उनकी तरफ जाने लगी और मैं कितनी ही देर बैठा उसका मुंह देखता रहा। आधा घंटा बीत चुका था जब वेटर मेरे पास आकर कॉफ़ी लेकर आया। ये कॉफ़ी का तीसरा कप था जो मैं निहारिका को देखते हुए बस पिए जा रहा था, लेकिन वो तो शायद ये भूल चुकी थी कि वो मेरे साथ आई है और ये मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मैंने गुस्से से कॉफ़ी के पैसे वहीं पर रखे और कैफ़े से बाहर निकल आया। शाम के 5 बज रहे थे और मैं रात के 1 बजे तक यूं ही बेपरवाह होकर सड़कों पर घूमता रहा।
मेरे दिमाग में इतना गुस्सा भर चुका था, जी चाह रहा था मैं उस इंसान को मार डालूं जो मेरे और निहारिका के बीच आ रहा था, जिसकी वजह से निहारिका मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। मैंने मोबाइल साइलेंट पर रख दिया। अब जेब से निकाल कर देखा तो अनगिनत मैसेज और कॉल्स थे, माँ बाबा के भी और निहारिका के भी। लेकिन मैंने मोबाइल वहीं सड़क पर फेंक दिया और उस पर पैर रखकर उसे चकनाचूर कर दिया। जब घर वापस आया तो मेरी माँ मेरे इंतजार में बैठी थी, जबकि बाबा भी गुस्सा कर रहे थे कि ये क्या बेपरवाही शुरू कर दी तुमने। क्या अब तुम आवारा लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिए हो जो अब लेट घर आने लगे हो। मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बंद करता हूँ, जल्दी पढ़ाई पूरी करो। जिस दिन तुम फ्री हो गए मेरे साथ ऑफिस जाया करो। मेरे बाबा मुझे डांट रहे थे और मैं चुप था। मैंने निहारिका के किसी भी मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन कॉलेज भी नहीं गया। शाम हुई तो निहारिका मेरी तरफ ही आई। मुझे लगा शायद उसे एहसास हुआ होगा कि उसने कल मेरे साथ कितना गलत किया था। मुझे लगा कि वो मुझसे माफ़ी मांगेगी और मुझे मनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही वो आई उसने हंसकर अपने मोबाइल में एक ड्रेस दिखानी शुरू कर दी। कहने लगी, जानते हो रितेश, ये पूरे 25,000 का है और मैं इसे खरीदने वाली हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही बातें मुझे बताई जा रही थीं। फिर उसने कहा, रितेश सॉरी, दरअसल कल मैं दोस्तों के साथ बातें करते हुए कैफ़े से बाहर आ गई थी और उन्हीं के साथ कार में बैठकर घर चली आई। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैं तुम्हारे साथ आई थी, इसलिए सॉरी। तुम नाराज़ तो नहीं होगी ना। उसकी ये बातें सुनकर मेरे दिल पर और भी गहरे घाव हो गए। मैं सोच रहा था कि वो मुझसे इस बात पर माफ़ी मांगेगी कि मैं गुस्से में वहाँ से चला आया था और उसने मुझे समय नहीं दिया, जबकि उसे तो इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि देख पाती मैं उससे नाराज़ होकर निकल रहा था। उसकी इतनी बेपरवाही पर तो मेरा सिर फटने लगा। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मैं तो पहले ही वहाँ से आ चुका था, लेकिन शायद तुम्हें अब नए दोस्त मिल चुके हैं। मेरी अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रही। मेरी ये बात सुनकर वो एक पल के लिए चुप हो गई और मेरे इस तरह चिल्लाने पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहने लगी, रितेश अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। बात बात पर मुझसे लड़ते रहते हो, डांटते रहते हो। मेरे बाकी दोस्त भी तो हैं, वो तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। सिर्फ तुम ही हो जिन्हें मेरी हर बात से दिक्कत होती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुमसे दोस्ती करके गलती की है। बिना वजह तुम मुझ पर पाबंदियां लगाते रहते हो। मुझे तो तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा, हाँ ठीक है, जाओ उन्हीं के पास, जाओ अपने उन्हीं दोस्तों के पास जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना जानते हैं। निहारिका कुछ देर मुझे हैरत से देखती रही और फिर वहाँ से रोते हुए चली गई। गुस्सा मुझे भी बहुत था। मैं उसे रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, वो मेरी बेकदरी किए जा रही थी। अगले कई दिनों तक मेरी और निहारिका की कोई बात नहीं हुई। मेरे गले से तो पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा था। बार बार दिल कहता कि मुझे निहारिका से बात करनी चाहिए। खैर वो बच्ची है, मुझे उसे समझाना चाहिए, कभी ना कभी तो समझ जाएगी। लेकिन नहीं, निहारिका जैसे लोग जब तक ठोकर न खाते तब तक उन्हें अकल नहीं आती, इतना तो मैं जान ही चुका था। उस दिन जब मैं कॉलेज गया तो निहारिका भी मुझे मुरझाई हुई लगी। उसने चुपचाप क्लास अटेंड की। उसे देखकर कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिला कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि निहारिका भी उदास है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकली और मैं भी कैंटीन की तरफ चला गया। हम दोनों ही एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे थे और ये बात हमारे दोस्तों ने भी नोट की। मुझे लगा शायद निहारिका सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा मुझे दिखा दिखा कर और भी ज़्यादा लड़कों से बातें करने लगी। वो लड़के जो बेहद गिरी हुई सोच रखते थे। मैंने खुद उन्हें कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते देखा था। निहारिका उन्हीं लड़कों के साथ बैठी थी, उनके साथ लंच कर रही थी, हाथ मिला रही थी और कंधे से कंधा जोड़ कर बैठी थी। साथ ही मुझे भी देख रही थी कि मैं ये सब कुछ नोट कर रहा हूँ। मैं चुपचाप अपने खाने में बिजी था कि तभी मुझे प्रिया दिखी। प्रिया शुरू से ही मुझ पर काफ़ी ध्यान देती थी। वो मुझे छूने की कोशिश करती, मेरे पास आकर बैठना चाहती, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर देता। आज सही मौका था। वो सामने से ही आ रही थी। जब मैंने उसे मुस्कुराकर देखा तो वो आकर मेरे सामने बैठ गई। फिर हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे, यहाँ तक कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हंस हंस कर कहने लगी कि तुम नहीं जानते रितेश, तुम कितने क्यूट हो। पूरे कॉलेज में तुम जैसा हैंडसम लड़का मैंने नहीं देखा। जबकि मैं भी हंसते हुए उसकी बातों का जवाब देने लगा। उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे तुम जैसी ही लड़कियां पसंद हैं जो अपने दोस्तों की कदर करती हैं। मेरा ये कहना था कि अगले ही पल निहारिका लड़कों के पास से उठी और मेरी टेबल की तरफ आई जहां मैं और प्रिया बैठे थे। सामने खड़े होकर उसने चुटकी बजाकर प्रिया को देखा और कहा, उठो यहाँ से। किसकी इजाज़त से तुम यहाँ पर बैठी हो? किसने तुम्हें यह हक दिया है
कि तुम रितेश को अकेला देखकर उस पर डोरे डालो। ये मेरा दोस्त है, समझी? चुपचाप निकल जाओ अब यहाँ से। निहारिका को ये कहते देख मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए प्रिया का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? ये मेरा पर्सनल मैटर है। प्रिया मेरी दोस्त है, तुम्हें कोई हक नहीं कि मुझ पर अपने हुक्म चलाओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। इतना कहकर मैंने प्रिया को साथ लिया और वहाँ से चल दिया। निहारिका का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और यही तो मैं चाहता था। वो लड़के फिर से उसके पास आए थे उससे बात करने के लिए, लेकिन वो सबको छोड़कर वापस आ चुकी थी। उसकी नज़रें मुझ पर और प्रिया पर ही थीं। शायद इसी तरह मैं प्रिया के जरिए निहारिका को उन लड़कों से दूर रख सकता था। कुछ देर तो मैं और प्रिया बातें करते रहे, लेकिन तभी निहारिका वहाँ पर रोते हुए आई और मुझे धक्का देकर कहने लगी, यही उम्मीद थी तुमसे, तुम लड़के होते ही ऐसे हो। जरा सी मैंने नाराज़गी क्या दिखाई? तुमने तो नई दोस्ती कर ली, वो भी इस प्रिया जैसी लड़की से। तुम्हें तो प्रिया जैसी बोल्ड लड़कियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो कहते थे कि बस तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन फिर देख लिया ना, मैं 2 दिन नाराज़ रही और तुमने नई गर्लफ्रेंड भी बना ली। निहारिका बोलती जा रही थी। उस समय वहाँ पर मैं, प्रिया और निहारिका ही मौजूद थे। मैंने प्रिया को इशारा किया तो वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले ही पल मैंने निहारिका को झटके से पीछे दीवार से लगाया और फिर दीवार पर अपने बाजू रख दिए। उसे देखकर मैंने कहा, अच्छा तुम्हें मेरा प्रिया से बात करना अच्छा नहीं लगा? तो वो आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कोई भी लड़की तुम्हारे साथ बात करे, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं उस लड़की का ही कत्ल कर दूंगी। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही करता है जब तुम मेरे होते हुए औरों से हंस हंस कर बातें करती हो। इस बार मेरे पास नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तभी तुम्हारे साथ दोबारा से रिश्ता रखूँगा अगर तुम सारे लड़कों को छोड़ दो और सिर्फ मुझ तक सीमित होकर रहो, वरना याद रखना प्रिया जैसी 100 लड़कियां मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। निहारिका कुछ देर तक मेरी आंखों में देखती रही, फिर कहने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं उनके साथ दोस्ती तोड़ दूंगी। मुझे पता था कि वो सिर्फ ये बात मुंह से कह रही थी, असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तभी राज वहाँ पर आया। मुझ पर एक कड़ी नज़र डालकर निहारिका से कहने लगा, निहारिका आज रात हमने एक पार्टी रखी है, कॉलेज के कई फ्रेंड्स वहाँ पर आ रहे हैं, तुम भी ज़रूर आना, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारी पार्टी अधूरी होगी। निहारिका कहने लगी, मैं रितेश के साथ ही आऊँगी, क्योंकि मेरे माँ बाबा रितेश के बिना मुझे किसी भी पार्टी में जाने नहीं देंगे। उस रात पार्टी थी और ना चाहते हुए भी मुझे निहारिका के साथ जाना पड़ा। मैं एक तरफ अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ गया, जबकि निहारिका वहाँ अपने दोस्तों के साथ नाचने गाने में बिजी हो गई थी। उसे नाचते देखकर एक पल को मैं उसमें खोसा गया था, लेकिन वहाँ पर मौजूद कई लड़के थे जिन्होंने हाथ में शराब उठा रखी थी और बड़ी ही गंदी नज़र उनकी अश्लील निगाहों से निहारिका को देख रहे थे, जिसने बेहद बेहूदे कपड़े पहन रखे थे। मैंने आगे बढ़कर निहारिका को इशारा किया कि अब बस करो और घर चलो, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। कुछ समय के लिए मैं कॉल्स अटेंड करने के लिए बाहर आया और जब वापस आया तो मुझे वहाँ निहारिका कहीं भी दिखाई नहीं दी। ना निहारिका थी और ना ही वो चारों लड़के। मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि निहारिका तो राज के पीछे जा रही थी, वो लड़खड़ाकर चल रही थी, शायद उन लोगों ने उसे ड्रंक पिला दी थी। मैं गुस्से से तिलमिला उठा। तेज कदमों से मैं उसी तरफ भागा। इससे पहले कि कुछ गलत होता मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने निहारिका को उन चारों लड़कों से छुड़ाया। उसकी आंखें बंद थीं, वो बेहोश थी। उसे एक दीवार से टिकाकर मैंने उन चारों की जमकर पिटाई की थी। उनके नाक और मुंह जख्मी हो चुके थे। निहारिका पर भी मैं चिल्लाया, लेकिन वो तो नशे में धोती थी। मैंने उसे गोद में उठाया और घर ले आया, लेकिन उस समय अगर उसे उसके घर ले जाता तो अंकल उसे बहुत डांटते, हो सकता था कि उस पर हाथ भी उठा देते। इसलिए मैंने उस रात निहारिका को अपने घर लाया और अपने कमरे में सुला लिया। मेरे मम्मी पापा उस दिन घर पर नहीं थे, वे दिल्ली में एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। जब मैंने निहारिका को बिस्तर पर लिटाया तो वो मेरे साथ इतनी चिपक गई थी कि उसने मुझे गर्दन से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। एक तो रात का ऐसा समय, ऊपर से निहारिका नशे में थी। मेरा दिल मुझे भटकाने लगा, मेरे ऊपर खुमारी छाने लगी थी। जी चाहा कि निहारिका के साथ सारी हदें पार कर लूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में किया और उस कमरे से ही बाहर चला गया। लेकिन निहारिका को सबक सिखाना तो जरूरी था। अगली सुबह मेरी आंख बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से खुली। तेज बारिश हो रही थी। निहारिका मेरे कमरे में नहीं थी। जब लॉबी में आकर खिड़की की तरफ देखा तो वो आंगन में बारिश में भीग रही थी। मैं मुस्कुराया और फिर चाय लेकर बाहर आ गया, लेकिन मेरी मौजूदगी से वो अब भी अनजान थी। मैंने आगे बढ़कर निहारिका को अपनी बाहों में उठा लिया।
वो विरोध करती रही, लेकिन उसे उठाकर मैं कमरे में ले आया और बिस्तर पर पटक दिया। वो घबराई हुई थी, उसकी आंखों में डर था। वो कहने लगी, रितेश, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे इस घर में क्यों लाए? तुम ऐसा मत करो। देखो, तुम ऐसे नहीं हो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। लेकिन मैंने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम मुझ पर इतना विश्वास करती हो तो अब मैं बताता हूँ कि जब भरोसा टूटता है तो क्या होता है। इतना कहकर मैंने उसे अपने घेरे में ले लिया। फिर जैसे ही उसके करीब जाना चाहा, वो बेतहाशा रोने लगी। उसकी बेबसी मेरे सामने साफ थी, पर मैं निहारिका को इतना बेबस कैसे देख सकता था? वो तो मेरी जान थी और अपनी जान को कोई तकलीफ नहीं देता। मैंने भी कुछ नहीं किया, बस चुपचाप उससे दूर हो गया। अपने कपड़े ठीक किए और निहारिका से सिर्फ इतना कहा, देखो निहारिका, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मुझ पर भरोसा करो। तुम मेरे साथ किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। ये दुनिया अच्छे लोगों की नहीं है। तुम हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेती हो। ये सही नहीं है। तुम्हारी ये आदतें तुम्हें किसी दिन एक गहरी खाई में फेंक देंगी। जिन लड़कों पर तुम भरोसा करके उनके साथ नाच रही थी, वे तुम्हें नशा पिलाकर क्लब के उस कमरे में ले जा रहे थे जहां जाकर तुम्हारे साथ जो कुछ होता तुम सोच भी नहीं सकती थी। निहारिका रोती जा रही थी। मैंने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ है तो कल रात और अब जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसे याद रखना। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ और तुम्हारे दोस्त और बाकी दुनिया सही है, तो तुम्हें मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ख़त्म कर देता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, लेकिन फिर मुसीबत में पड़कर मेरे पास मत आना। निहारिका काफ़ी देर तक रोती रही, फिर चुपचाप उठकर अपने घर चली गई। 2 दिन तक वो कॉलेज भी नहीं आई थी। तीसरे दिन वो मेरे साथ ही गाड़ी में कॉलेज जाने लगी। उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत गलत कर रही थी। मुझे लगता था तुम जानबूझकर मुझ पर पाबंदियां लगाते हो। और फिर उन लोगों ने जब ये कहा कि तुम रितेश की गुलाम हो तो मुझे और भी चिढ़ आ गई थी। मैं जानबूझकर वो सब करती गई जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन सॉरी, मैं एक अच्छी दोस्त साबित नहीं हो सकी। हमेशा मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह इज्जत दी और तुमने मेरा ख्याल रखा। उसने आज पूरे कपड़े पहने हुए थे, गले में दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। वो एकदम से बदल गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था। उन चारों लड़कों को तो मैंने पुलिस के हवाले कर ही दिया था और ख़ुद भी उनकी अच्छी धुलाई की थी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे निहारिका का रवैया सबके साथ बदलने लगा। उसने मेरे अलावा हर लड़के से दोस्ती तोड़ दी। वो किसी से बात तक नहीं करती थी। उसका हंसना खेलना सब कुछ बस मेरे साथ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब मैंने निहारिका को प्रपोज कर दिया और उसने स्वीकार भी कर लिया। कहने लगी, पागल आशिक, प्रपोज करने में इतना वक्त लगा दिया। मुझे तो लगा था मेरे बालों में चांदी उतर आएगी। तब तक तुम अपने मम्मी पापा को मेरे घर शादी के लिए नहीं भेजोगे। हमारे घर वालों को भी हमारे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, मेरी माँ जरूर कहती थी कि निहारिका बड़ी चंचल सी लड़की है, शरारती है, लड़कों के साथ उसका उठना बैठना है। शादी के बाद भी अगर उसने ऐसा ही रवैया रखा तो बेटा ऐसे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि निहारिका सुधर चुकी है, धीरे धीरे दुनिया को देखेगी तो सीख जाएगी। और वैसे भी जो सबक मैंने उसे सिखाया था उसके बाद तो वो भूल कर भी किसी लड़के के पास नहीं गई थी। हमारी शादी धूमधाम से हो गई। आज हम दोनों साथ में बहुत खुश हैं। निहारिका को लेकर जितने भी संदेह थे वे सब गलत साबित हुए। वो न सिर्फ एक अच्छी पत्नी बल्कि एक अच्छी बहू भी साबित हुई है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई स्टोरी में।